तो अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की जो यात्रा है वो इस बार हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है। हम बच्चों को मटीरियलिस्टिकली ना तैयार करें, हम बच्चों को संतुष्ट और आनंद में रहने के लिए तैयार करें। हमारे पास परिवार है, विदेशों में परिवार कभी के खत्म हो चुके। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू द IIMT पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो ट्रूली एक पावर हाउस हैं। उन्होंने अपने जीवन के हर पड़ाव पर एक नई मिसाल बनाई है, चाहे वह स्पोर्ट्स का ग्राउंड हो, स्कूल का क्लासरूम हो या समाज सेवा का मंच हो। सो गेट रेडी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डीप इम्पैक्ट के बारे में। लेट्स वेलकम द इंस्पायरिंग एंड unstoppable Miss Richa Sood. It's an absolute pleasure to welcome you, Richa ma'am, on the IIMT podcast, and thank you so much for joining us today. Thank you so very much for giving me such a beautiful opportunity and platform. मैम, कुछ आपकी जर्नी से रिलेटेड बातों से हम सवाल और जवाब शुरू करेंगे। जी, आप एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इंटरनेशनल एथलीट, 131 बुक्स की ऑथर हैं, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ब्रांड एम्बेसडर हैं और द रॉयल किड्स ग्रुप ऑफ स्कूल की फाउंडर हैं। इतना सारा काम, इतनी सारी जिम्मेदारियां और फिर भी हर रोल में एक्सेलेंस। सो आज हम आपकी जर्नी के पीछे का विजन जानना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट से एथलीट, एजुकेटर, ऑथर और चेंज मेकर बनने का सफ़र, इतना सब कुछ एक साथ मैनेज करना कैसे पॉसिबल होता है आपके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई लिव विद पॉजिटिविटी। मेरा एक मोटो है, सो लिटिल इज डन सो मच इज टू डू। ये मुझे बहुत मोटिवेटेड रखता है कि अभी बहुत कम किया है, बहुत ज़्यादा करना है। ओके। और इसके साथ साथ मैं हमेशा लाइफ को इस तरीके से जीती हूँ, द लाइफ द वे इट कम्स, लिव इट। ओके। तो जैसी भी ज़िंदगी आए उसे जी लो। ये एक मेरा बिलीव है कि ईश्वर ने हमारी डेस्टिनी लिखी है, वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है। उसमें दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे। हम सब ने ECG देखा है। ECG जब तक ऐसे ऐसे चलता है तब तक ज़िंदगी है, और जब ऐसे हो जाता है तो ज़िंदगी नहीं है। तो मैं इसी में बिलीव करती हूँ, ज़िंदगी में ऊंच नीच, दुख सुख आएगा, लेकिन ईश्वर ने हमें एक बहुत प्यारी चीज़ बख्शी है, वो है एटीट्यूड। जीवन जीने की कला इस एटीट्यूड से ही आती है। तो अगर हम अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और उस एटीट्यूड ने मुझे सिखाया है कि जैसी भी ज़िंदगी आए उसे जियो, और उसके साथ साथ हंस के जियो। तो और हंसना मुझे सिखाया है मेरे स्पोर्ट्स ने। ओके। चूंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो ज़िंदगी को भी खेल के नज़रिए से देखती हूँ। कोई चैलेंज भी आता है, क्लासरूम में भी जाना है, पढ़ाने भी जाना है, या कोई XYZ कोई भी चैलेंज आता है तो मैं उसे एक खेल के जैसे लेती हूँ, और मुझे खेल के जीतना है। और अगर आप मेरी वार्डरोब देखेंगे तो उसमें ये पाएंगे, जहाँ मेरे मेडल्स रखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल है। ओके। तो बस शुरू से वही इच्छा रही कि मुझे गोल्ड मेडल लेना है, हर क्षेत्र में गोल्ड मेडल लेना है। इसके पीछे मेहनत भी बहुत की, अनुशासन भी बहुत रखा, और ईश्वर की असीम अनुकंपा से गोल्ड मेडल ही ज़्यादा जीते। ग्रेट मैम, कंग्रेचुलेशन। हर क्षेत्र में कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। नाउ हम आपकी जो स्पोर्ट्स की जर्नी और एक एथलीट माइंडसेट है उसकी तरफ चलते हैं। आप एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट रही, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया। इस सफ़र के दौरान आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? क्या कोई ऐसा मोमेंट या रेस थी जिसने आपको इमोशनली या मेंटली डीपली इम्पैक्ट किया हो? देखिए, पर्सनल लेवल पे तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मेरे मम्मी पापा खुद स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो उन्होंने कभी मुझे खेलने से एज सच इतना ज़्यादा नहीं रोका। हाँ, सोसाइटी का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर कभी होता था तो कह देते थे, बट फिर मम्मा सपोर्ट कर देती थी। जो मेरे पास चैलेंजेस रहे वो सुविधाओं की कमी। जो एक शहर में खिलाड़ियों के लिए होना चाहिए वो सुविधाएं, मुझे लगता है कि सिर्फ 2-4 शहरों को छोड़ के, स्पेशली एथलीट्स के लिए, एथलेटिक्स के लिए, मुझे लगता है क्रिकेट
ओवरशैडो कर जाता है हर चीज़ को। हमारे जो स्टेडियम्स होते थे हम उसमें खुद जाकर के अपने डिस्कस थ्रो के सर्कल बनाते थे अपने पैसों से, सीमेंट की बोरी खुद अपनी साइकिल पे ले जा करके। और उसके बावजूद होता क्या था कि वहाँ क्रिकेट के मैच चल रहे हैं, क्रिकेट हो रहा है, तो हमें खेलने का, हमें प्रैक्टिस करने का ही नहीं मिलता था। तो जो सुविधाओं की कमी रही वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज था। रादर मैं ये कहूँ कि मुझे पर्सनल चैलेंजेस आए। पर्सनली कभी ऐसा कोई चैलेंज नहीं आया पैसों की तरफ से। अगर हमें स्कूल नहीं स्पॉन्सर कर रहा है, कॉलेज नहीं स्पॉन्सर कर रहा है, तो मम्मी पापा ने हमेशा बोला कि जाओ खेलो, पैसे ये लो। तो उस तरीके से वो चैलेंजेस नहीं थे जो नॉर्मल एक पर्सन की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन हाँ वो चैलेंजेस थे जो हमें खेलने के लिए सुविधाएं नहीं मिली। आप यकीन नहीं करेंगे कि जो सीमेंट का खंबा होता है बिजली का, उसको ईंटों पे रखते थे, उसका बेंच बनाते थे, उस बेंच के ऊपर लेट करके हम बेंच प्रेस करते थे। और हमारे पास वेट ट्रेनिंग के लिए सामान नहीं होता था। हम कबाड़ी के पास जाते थे, उससे पुराना लोहा खरीदते थे, फिर किसी वेल्डिंग वाले के पास जाके उसे गोल कटवाते थे। और मतलब मेरे साथ 2-3 और एथलीट्स होते थे, वो बॉयज होते थे, 4 बॉयज होते थे, मैं अकेली लड़की होती थी स्टेडियम में। तो वो चैलेंजेस ज़्यादा थे और वो कभी कभी हमें इमोशनली हिट बैक करते थे कि यार इतना सब कुछ करने के लिए आपको ये मतलब आपको अपने शहर के लिए सबसे पहले मेडल जीतना है, फिर उत्तर प्रदेश के लिए मेडल जीतना है, फिर देश के लिए मेडल जीतना है, तो हम कहाँ से निकल कर आ रहे हैं। वो जर्नी बहुत चैलेंजिंग थी। ओके। एंड आपके हिसाब से लाइक स्पोर्ट्स ने आपकी लीडरशिप, डिसिप्लिन और लाइफ अप्रोच को कैसे शेप किया है? आज के यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों उन्हें स्पोर्ट्स और फिटनेस का हिस्सा बनना चाहिए? सबसे पहले तो मैं इसके थ्रू एक मैसेज देना चाहूंगी और वो ये कि अनुशासन रास्तों को छोटा कर देता है। अनुशासन रास्तों को छोटा कर देता है। अगर हम अनुशासित हैं तो हम अब फोकस्ड होंगे तो हम अपनी सक्सेस को जल्दी अचीव कर सकते हैं, राइट। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रही हूँ। पेरेंट्स भी मेरे बहुत डिसिप्लिन थे, मम्मा मेरी लेक्चरर थी, तो उस वजह से एक डिसिप्लिन शुरू से ही एनवायरनमेंट मिला। तो एक सुबह उठ के अपने दिन को प्लान करना, सुबह उठ के पहले स्टेडियम जाना, और उन सब चीज़ों ने जो एक ज़िंदगी में डिसिप्लिन ला दिया। और उसके बाद सारे काम ख़त्म करने हैं, कॉलेज भी जाना है, फिर से शाम को प्रैक्टिस करने के लिए 3:30-4 बजे फिर स्टेडियम में पहुंचना है। तो इस तरीके से जीवन को बांधा गया, अनुशासन में बुना गया ताना और बाना कि वो सफलता की तरफ ले जाता रहा। चला गया। हाँ मैम, एजुकेशन में भी आप इस वक्त काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रही हैं एक लीडरशिप के तौर पर। सो एज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द रॉयल किड्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स, आप करिकुलम इनोवेशन को किस तरह से अप्रोच करती हैं और कैसे इंश्योर करती हैं कि आपके स्टूडेंट्स 21st सेंचुरी की स्किल्स के साथ ट्रूली फ्यूचर रेडी बन सकेंगे? मेरा एक छोटा सा फॉर्मूला है, H2O। H2O पानी। हम पानी बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, जो हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में पानी को आप कहीं भी छोड़ दिए अपना रास्ता भी बना लेगा, और आप किसी जार में डालेंगे उसकी आकृति भी ले लेगा, और आप अगर उसे पत्थरों के बीच में डालेंगे तो उसके बीच में भी वो समा जाएगा। तो अगर हम अपने जीवन को पानी जैसा बना लें, H2O, लेकिन हम पानी बनेंगे कैसे? तो वो H2O है। फर्स्ट H जो है वो स्टैंड करता है हेल्थ के लिए। सबसे पहले हम सबको अपने आप को हेल्दी रखना है। अगर हम हेल्दी हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हेल्दी हैं तो हैप्पी भी रहेंगे, ठीक है। आप देखिए, अगर हमारे सर में जरा सा भी दर्द है तो हमारा किसी काम में मन नहीं लगता। और अगर हम ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, हम हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ जा रहे हैं, हम शुगर डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं हमें पीछे खींच लेती हैं ना। तो सबसे पहला H2O में आता है H फॉर हेल्थ। दूसरा H जो मैं बिलीव करती हूँ वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो मैं बच्चों को भी इसी फॉर्मूले से ही डेवलप करती हूँ, अपने स्कूल के बच्चों को भी इसी फॉर्मूले से, कि सबसे पहले उन बच्चों की हेल्थ पे काम करना है, वही मेरे करिकुलम का सबसे पहला पार्ट है। दूसरा उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब होलिस्टिक डेवलपमेंट में आपको यकीन करना भारी हो जाएगा,
बहुत मुश्किल हो जाएगा कि क्या क्लास 1 और 2 का बच्चा केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट का प्लेस बता सकता है? हाँ, बता सकता है। क्या नर्सरी का बच्चा ये जानता है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं? मैं उनको खेल खेल में क्लैपिंग करा के, रनिंग करा के, ऐसी छोटी छोटी बातें उन्हें लर्न करा देती हूँ कि वो बच्चे इतनी बड़ी बात करने लग जाते हैं बचपने में ही। उनके पेरेंट्स कई बार हैरान हो जाते हैं कि ये बच्चा आके हमें बता रहा है कि पापा आपको पता है हम कौन सी हवा से सांस लेते हैं? उसको ऑक्सीजन बोलते हैं। नर्सरी क्लास का बच्चा। बट जहां तक मैं विश्वास करती हूँ, और फाउंडेशन स्टेज में अप टू 8 इयर्स बच्चे का दिमाग सबसे ज्यादा ग्रो करता है, बच्चे की वोकैबुलरी सबसे ज्यादा ग्रो करती है। इसी समय वो सबसे ज्यादा वर्ड्स भी सीख सकता है और उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो भी इसी समय सबसे ज्यादा डेवलप होते हैं। तो इस समय हम बच्चों की लर्निंग पर जितना फोकस करेंगे वो होगा। और H2O में जो लास्ट O आता है वो O है ऑप्टिमिज्म। तो अगर हम बच्चों को पहले हेल्दी डेवलप करें, फिर होलिस्टिकली डेवलप करें। स्पोर्ट्स आपको 80% तक होलिस्टिक डेवलपमेंट पे हेल्प करती है, क्योंकि सारी लाइफ स्किल्स आपको स्पोर्ट्स सिखा देती है। सबसे पहला डिसिप्लिन, उसके बाद आपको वेट करना, पेशेंस, उसके बाद आपको हार के जीतना, रेजिलियंस, और उसके बाद आपको वापस उठ के आना। तो ये सब चीजें जो है स्पोर्ट्स बहुत अच्छे से पहले ही सिखा देती है। और जब ये सीख के बच्चा आगे बढ़ता है तो उसमें सिर्फ आशा, उम्मीद, ऑप्टिमिज्म को जोड़ने की जरूरत पड़ती है कि बेटा आज हार है तो कल जीतेंगे भी। तो इसलिए आपको ऑप्टिमिस्ट होना ही होगा, ऑप्टिमिस्टिक होना ही होगा। तो अगर हम H2O फॉर्मूला को अपनी लाइफ में ले आते हैं तो मुझे लगता है कि रास्ते काफी हद तक आसान हो जाते हैं। और ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो डिप्रेशन और ये स्ट्रेस, ये सब भी मिनिमाइज हो जाएगा। आज के रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में एजुकेशन सिस्टम को किस तरह इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स नहीं, लाइफ स्किल्स के साथ भी तैयार हो सके? बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू यू मैम। यस। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारा एजुकेशन सिस्टम अब तो काफी बदल रहा है और बदल चुका भी है। नेशनल एजुकेशन नई पॉलिसी जो हमारी आई है, अभी तक क्या हो रहा था कि हम बच्चों को 3 घंटे का एग्जाम लिखने के लिए तैयार कर रहे थे। राइट, रटवा दिया, नंबर 98, 99, 100% चाहिए, 3 घंटे का एग्जाम। लेकिन जिंदगी का इम्तिहान तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो अब जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें लाइफ स्किल्स पर बहुत जोर दिया गया है, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बहुत जोर दिया गया है, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बहुत जोर दिया गया है। तो इस तरीके से जो अब बच्चे ग्रो होंगे और आज के समय की मांग के अनुसार जो ग्रो होंगे, वो मुझे लगता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसे काफी हेल्प करेगी। आज के बच्चे क्योंकि डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, आपकी नज़र में टेक्नोलॉजी एजुकेशन को एम्पावर कर रही है या हिंडर? देखिए, टेक्नोलॉजी तो हमेशा एम्पावर ही करती है। पहिए का आविष्कार हुआ, हमें गति मिली, तो टेक्नोलॉजी हमेशा हमें एम्पावर करती है। पहिया कितने सालों पहले आविष्कार हुआ उसका, और आज तक अभी भी चल रहा है। तो इस तरीके से जैसे अब AI भी आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी तो हमें एम्पावर ही करती है। ये हम पर है कि हम उसे कैसे ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने बम बनाना भी सिखाया, ठीक है, और टेक्नोलॉजी ने पीस के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए चीजें भी बनाई। अब हम उस चीज को बम बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या शांति के लिए या आनंद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम पर है, ये हमारे एटीट्यूड पर है। तो उस तरीके से अगर हम सोचें तो टेक्नोलॉजी तो एम्पावर ही करती है, हम उसे बिगाड़ देते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हमने कुछ बात की, ये स्किल बेस्ड और होलिस्टिक लर्निंग पर जोर देता है जी। सो आपका क्या विजन है इस एजुकेशन मॉडल के प्रति, और आप खुद किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचती हैं? देखिए, मैं ये चाहती हूँ और करती भी हूँ कि हम जो अपने स्कूल का प्रोग्रेशन प्लान बनाते हैं उसमें सिर्फ किताबों के पेज नंबर या किताबों के लेसन्स नहीं लिखे होने चाहिए, उसमें लाइफ लेसन्स भी लिखे होने चाहिए, एथिकल वैल्यूज भी लिखी होनी चाहिए, और वो स्कूल में सिखा दी जानी चाहिए। पहले तो बहुत हद तक हम संयुक्त परिवारों में रहते थे, तो वो लाइफ स्किल्स और बहुत सारी, सबसे ज्यादा पेशेंस एंड टॉलरेंस, वो हमारे परिवार में ही हम सीख लेते थे। 4-5 भाई बहन होते थे, तो 4-5 भाई बहनों में बड़े होना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता था कि मुझे पापा का फेवरेट बनना है या मुझे मम्मा का फेवरेट बनना है। तो उसमें भी चैलेंजेस, इन हाउस कॉम्पिटिशन। यस, इन हाउस कॉम्पिटिशन, एग्जैक्टली।
लेकिन अभी वो नहीं है। अभी हम बच्चों के गिलास को उनकी डिमांड करने से पहले ही फुल कर देते हैं। अब उनको किसी चीज की वैल्यू नहीं रहती है। जब वो किसी चीज की वैल्यू नहीं रखेंगे, आज वो चीज की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, कल वो अपने पेरेंट्स की वैल्यू नहीं करेंगे। तो बच्चों को इतना आसान जीवन नहीं देना चाहिए। उनके जीवन में कुछ चैलेंजेस, कुछ संघर्ष होने चाहिए। तो इस तरह से जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो अभी लाइफ स्किल्स और वोकेशनल स्टडीज की तरफ बहुत बेंट है। बच्चों को हुनर सिखाने के लिए बेंट है और उसमें खेल को भी इक्वल जो है वेटेज दी गई है। तो जब खेल के एक स्टूडेंट बड़ा होगा तो उसमें बहुत सारी लाइफ स्किल्स ऑटोमेटिकली होंगी और वो जिंदगी को भी, मुझे लगता है, फिर खेलेगा झेलेगा नहीं। ग्रेट। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं तो ये बनाने के लिए आपके हिसाब से सबसे ज़रूरी एलिमेंट क्या है, और स्पेशली तब जब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज़ और लर्निंग बाय डूइंग जैसे अप्रोचेस का इन सब में क्या रोल है? लर्निंग बाय डूइंग जो है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसमें कई जगह पर हमें बहुत सावधान रहने की भी ज़रूरत होती है। कई बार हम सोचते हैं कि बच्चा ये कर लेगा और बच्चा नहीं कर पाता तो वो डिमोरलाइज हो जाता है। बिल्कुल। तो हमें बच्चों को डिमोरलाइज ना होने देना है। मतलब ये नहीं कि बच्चा नहीं कर पाया तो वो डर गया। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन लर्निंग बाय डूइंग जो है, अगर मैं बात करूं, हमारी 5 सेंसेस हैं। तो मल्टी सेंसरी लर्निंग जितनी ज्यादा होगी, हम उस चीज को उतना ज्यादा अच्छे से समझ भी पाएंगे, याद भी रख पाएंगे और इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। और इस पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की सबसे अच्छी बात है, देखिए अब तक की जो शिक्षा थी वो हमें बड़े सैलरी पैकेज लेने के लिए तैयार करती थी। अगर मैं पूछती हूँ किसी से कि व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन, तो हमेशा जवाब ये आता था कि एक बहुत अच्छी लाइफ, एक बहुत अच्छा सैलरी पैकेज और बहुत सारी इनकम, ताकि हम सब चीज़ें खरीद सकें। तो मटीरियलिस्टिक अप्रोच थी वो। अभी की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कहाँ से शुरू होता है? अन्नमय कोश, कि आप जैसा खाएंगे वैसा बनेंगे। मीन्स आपकी फिजिकल डेवलपमेंट कैसी होगी, ठीक है। अन्नमय कोश के बाद आपका प्राणमय कोश, उसके बाद आता है मनोमय कोश, उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश और अंत में आता है आनंदमय कोश। तो अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की जो यात्रा है वो इस बार हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बच्चों को मटीरियलिस्टिकली ना तैयार करें, हम बच्चों को संतुष्ट और आनंद में रहने के लिए तैयार करें, जो कभी हमारे गुरुकुल किया करते थे। तो अब जो एजुकेशन पॉलिसी है, मुझे लगता है कि अगर हम उसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो हम संतुष्ट और आनंद लेने वाले व्यक्तित्व तैयार कर पाएंगे, ना कि सिर्फ एक अच्छी सैलरी पैकेज वाले। अभी तक आप देखिए कि हमारा फलां बंदा फलां बड़ी कंपनी का सीईओ है और उसका इतने करोड़ का पैकेज है। इसको छोड़ के अगर हम ये सवाल पूछना शुरू करें कि क्या वो व्यक्ति सुखी है, क्या उसका परिवार सुखी है, क्या वो आनंद में है या नहीं, अगर वो आनंद में है, संतुष्ट है, तो वो जिंदगी जी रहा है। अगर वो 2 करोड़ का भी मालिक बन चुका है और उसके पास आनंद और संतुष्टि और सुख नहीं है, तो वो 2000 करोड़ किस काम के, 2 करोड़ किस काम के? उसने क्या कमाया? कुर्सी टेबल मेज कमाया ना, बिल्डिंग कमा ली। लेकिन अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए? सुख, शांति, संतुष्टि और आनंद। यस। आप यहाँ पर एक चीज और भी देख सकते हैं कि हमारा कोई हिंदुस्तानी किसी भी विदेश में शांति की तलाश में नहीं जाता। विदेशों से लोग शांति की तलाश में हिंदुस्तान आते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पिरिचुअलिज्म है, हमारे पास परिवार है। विदेशों में परिवार कभी के खत्म हो चुके। डिंक यानी डबल इनकम नो किड्स, ओया कोशा यानी रेंट अ फैमिली, रेंट अ रिलेशन, ये चीजें विदेशों में चल रही हैं। स्वीडन जैसे देश में शादी खत्म हो चुकी है, तो आदिवासियों जैसे हो जाएंगे। हमारे हिंदुस्तान में अभी परिवार व्यवस्था है, परिवार के अनुबंधन हैं, और जब तक ये रहेंगे तो हम सुख, शांति, संतुष्टि से जी पाएंगे। अब हमें ये प्रमोट करना है, और इस तरीके के संकेत हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी देती है कि हमें ह्यूमन बनना है, ना कि मशीन। ग्रेट थिंग्स। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इमोशनल वेलबींग और बैलेंस्ड रूटीन, ये सब एक चाइल्ड की ग्रोथ में कितने इम्पोर्टेंट हैं, और
स्कूल और पेरेंट्स के बीच के रिश्तों को आप इन सब से रिलेट करके और मजबूत बनाने के लिए क्या करती हैं मैम? इसको एक एक पॉइंट करके अगर हम पूछते हैं तो ज़्यादा बेटर आंसर हो पाएगा। इमोशनल बैलेंस। हाँ हाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इमोशनल बैलेंसिंग की। इमोशनल बैलेंसिंग शुरू होती है घर से, अगर बल्कि प्री नेटल एजुकेशन से, जब बच्चा वूम में है तब से। ठीक है, इमोशनल अगर मदर अनस्टेबल है, टॉर्चर में है या स्ट्रेस में है, तो वूम में ही बच्चा उस चीज़ को ग्रैस्प कर लेता है। तो प्री नेटल एजुकेशन, प्री नेटल स्टेजेस में भी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि मदर खुश रहे। दूसरा इमोशनल बैलेंस उसका स्टार्ट होता है कि मदर फादर का आपस में रिलेशन कैसा है, वो हर समय लड़ते तो नहीं रहते, और उसके साथ साथ परिवार का बैकग्राउंड। तो यहाँ से हमारी इमोशनल बैलेंसिंग शुरू होती है। मैं स्कूल में बच्चों को देखती हूँ कि बच्चा बहुत अच्छा चल रहा है पढ़ाई में, और अचानक से 2 महीने 3 महीने के बाद मैंने उसको दोबारा देखा, तो वो बच्चा जो बहुत अच्छे नंबर ले रहा था या बहुत अच्छी डिबेट बोलता था या बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था, वो क्लास में अचानक से यूँ बैठा मिलेगा, शांत, गुमसुम। हमें उस बच्चे का बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत है उसकी इमोशनल बैलेंसिंग के लिए। उसके घर में क्या हुआ, कहीं कुछ गलत हुआ कि वो बच्चा उससे उसका सेटबैक है। तो इमोशनल बैलेंसिंग सबसे पहले हमारे परिवार से शुरू होती है, हमारे एनवायरनमेंट से शुरू होती है, और इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी स्कूल की भी है, परिवार की भी है, परिवार के हर सदस्य की भी है। तब ये बैलेंस रह पाएगा। दूसरा आपने इसमें क्या पूछा था? सेकेंड ये एक सवाल ये था कि स्कूल और पेरेंट्स के बीच जो हमें एक रिलेशन, एक मजबूत रिश्ता क्रिएट करना है या बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अभी एक ट्रेंड हो गया है कि हमने तो बच्चा आपको दे दिया, आप पढ़ाइए। हाँ, मम्मी भी वर्किंग है, पापा भी वर्किंग है, हमारे पास समय नहीं है। उन पेरेंट्स से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आपके बच्चे के लिए आपके पास आज समय नहीं है, तो 20, 22, 25 साल बाद यही बात तो बच्चा भी कहेगा ना कि मैं भी तो कमाई रहा हूँ, मेरे पास आप दोनों के लिए समय नहीं है। तो उस भविष्य की, उस फ्यूचरिस्टिक विजन को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले पेरेंट्स को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ये बात मैं पेरेंट्स को खुल के कहती हूँ। मेरी एक बुक है संचेतना, उसमें भी मैंने ऐसे इंसिडेंट्स लिखे हैं। और इसके साथ साथ पेरेंट्स और स्कूल में बैलेंस बनाने के लिए हम जितना उनसे इंटरेक्ट करेंगे, जितना हम उनके बच्चों की एजुकेशन को उनके लाइफ में भी लाएंगे और उनको बच्चों की एजुकेशन मतलब बच्चों की लाइफ में लाएंगे, तब हम एक सही रास्ता ढूंढ पाएंगे बच्चों को ग्रो करने का। अगर वन साइडेड अप्रोच रहती है, खाली स्कूल कर लेगा या खाली पेरेंट्स कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। पेरेंट्स और स्कूल को हैंड इन हैंड चलना ही होगा। डेफिनेटली। मैम, आपको ओजस्वी नारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड आपके लिए क्या मायने रखता है? आप अपनी जर्नी में जब जैसे आप इंस्पायर हुई, आपको ये अवार्ड मिला, क्या आपकी जर्नी में ऐसा कोई हिस्सा रहा जब आप किसी महिला से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हो? देखिए, महिला तो मैं जो कहूँगी प्रभावित हुई मेरी माँ से, मेरी मम्मा से। उनसे ज़्यादा मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि किसी को नॉलेज भी रही हो, और वो अपने टाइम से बहुत आगे की सोच रखती थी। उन्होंने उस तरीके से हमें रेज किया, हमें नर्चर किया। और ओजस्वी नारी पुरस्कार की जहाँ तक बात है, तो कभी मम्मी ने ही समझाया था कि ओज क्या होता है। ओज होता है हमारे पीछे का ऑरा, जो ईश्वर के मूर्तियों के पीछे आप ऐसे देखते होंगे या आप वीडियोस में देखते होंगे कि भगवान जी के पीछे जो है एक चक्र चल रहा है, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है। तो ओज शब्द से मैं बहुत बचपन से ही प्रभावित रही। फिर मुझे एक रेकी के एक व्यक्ति मिले, उन्होंने बताया कि आपका ऑरा 8 फीट तक है। जनरली लोगों का 3 फुट तक, 2 फुट तक, 4 फुट तक होता है, आपका 8 फीट तक है। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला कि आप शायद खेलती हैं इसलिए आपका ऑरा जो है, ओज जो है वो ज़्यादा है। तो जब ओजस्वी नारी पुरस्कार के लिए जब नॉमिनेशन हुआ, तो इनफैक्ट मेरे दिमाग में वही घूम रहा था और वही चक्र घूम रहा था। बचपने की बात है, किडिश बात है। मैं बहुत खुश थी। और जब ये पुरस्कार मिला तो मुझे लगा कि इस ऑरा को मेंटेन रखना है तो अपने आप को और हेल्दी रखना होगा ताकि वो ऑरा मेंटेन रहे और टाइम के साथ साथ बढ़ता चला जाए। वो तो खैर ईश्वर जानते हैं। बिल्कुल। इसी से रिलेटेड एक सवाल और है मैम कि
जो आजकल यंग गर्ल्स हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है अपनी पहचान बनाने के सफ़र में, जो डर से और कुछ डाउट से जूझ रही हैं? देखिए, सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कल को आपको आगे जाके नई जनरेशन को भी लाना है इस धरती पर। सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। उसके बाद देखिए, अभी क्या होता है, बच्चे रात को देर तक जाग रहे हैं, उससे उनके सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। बिल्कुल। मैं एक बच्चों को गेम कराती हूँ कि पैकेट घुमाओ खुद जान जाओ। उस गेम में क्या है कि कोई भी आप चिप्स का पैकेट ले लीजिए, मैगी का पैकेट ले लीजिए, नूडल्स का ले लीजिए, आप बिस्किट्स का ले लीजिए, उन सब में एक INS 330, ठीक है, और एमल्सीफायर INS 220, जो ये नंबर वाली चीज़ें लिखी होती हैं, मतलब ये आप इसको उसमें ले लीजिएगा। अगर आप इसको पैकेट्स को दिखा भी सकते हैं तो उसमें ये पैकेट्स के पीछे वाले जो नंबर्स हैं, पैकेट पे तो सामने तो बहुत खूबसूरत है, उसके इंग्रेडिएंट्स में जाएं और ये INS वाली चीज़ें निकालें और गूगल करें कि INS 330 का ह्यूमन बॉडी पे क्या बैड इफेक्ट है। तो सीधे सीधे उसमें लिखा आएगा डायबिटीज़, शुगर, हाइपरटेंशन और टीथ का भी कुछ उसमें एक आएगा, मेरे को वर्ड भूल रहा है फिलहाल, मतलब हाँ, टीथ इरोजन। तो आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हो? तो मैं गर्ल्स को ये कहूँगी कि सबसे पहले तो अपनी हेल्थ को बचाएं, इन सब खराब चीज़ों से बचें, और उसके बाद जब आप इन गलत चीज़ों से बचेंगे तो स्ट्रेस भी कम होगा और कंफ्यूजन भी कम होगा, और हेल्दी रहेंगे तो आपको रास्ता ढूंढने के लिए खुद से सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ करेज मिलेगा। और फिर भी अगर आप किसी डाउट में हैं तो बात करें, सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बात करें। बच्चे पेरेंट्स से ही छुपाते हैं बातें, दोस्तों में जाते हैं, दोस्त गलत रास्ते दिखा देते हैं। तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करना सीखिए। ये मेरा मैसेज है आजकल की गर्ल्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स के पास एक अनुभव है, तो उस अनुभव के द्वारा, और बच्चे का पेरेंट्स से बड़ा हितैषी कोई और नहीं हो सकता, तो इसलिए बात करें। जी, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन क्या रहा जो आप हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहेंगी आज IMT पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन तो ये है कि मेहनत करते चलिए, मेहनत ही सफलता की सीढ़ी है। और बहुत बड़े फल की इच्छा मत रखिए, फल की इच्छा रखिए, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो निराश मत होइए। और हमेशा अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें, हमेशा डिसिप्लिन्ड रहें, चाहे वो घर हो चाहे वो सड़क हो। तो आप जितने अनुशासित रहेंगे उतने सुखी भी रहेंगे और आपकी सफलता के रास्ते छोटे भी हो जाएंगे। तो हमेशा H2O फॉर्मूला अपनाइए, हेल्दी, होलिस्टिक के साथ हैप्पी और ऐड कर लीजिए, और उसके साथ साथ ऑप्टिमिस्टिक। मैम, थैंक यू सो मच। आज बड़ी ही कैलकुलेटिव, बहुत ही यूनिक कन्वर्सेशन आपके साथ हुई, स्पेशली वो पैकेट वाली बात कि आप उसके पीछे कोड वर्ड्स लिखती हैं समथिंग, क्या आप? मैं नहीं लिखती हूँ, वो लिखे हुए आते हैं इंग्रेडिएंट्स में। हाँ, बट आप बच्चों के साथ बस गूगल करके, अब बच्चों को जिनको मैंने ये खेल खिलाया है, वो बच्चे, उनको मैंने बाद में वो पैकेट दिया, बेटा खा लो, उनकी गर्दन ऐसे हिल रही थी। नो, आप लोग भी कीजिए, देखिए, आप उन नंबर्स को सिर्फ गूगल कर लीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि आप कितना स्लो पॉइजन डेली इनहेल कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू पॉडकास्ट पे आने के। अगर आप भी अपने किसी ड्रीम को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, रुक गए हैं, तो याद रखिए जर्नी स्लो हो सकती है, रुकनी नहीं चाहिए। ये थी एक इंस्पायरिंग बातचीत द IMT पॉडकास्ट के इस एपिसोड में। अगली बार फिर इसी तरह के एपिसोड में मिलते हैं एक नए थॉट लीडर के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और इंस्पायर करते रहिए।